इसी तरह से गुजरात में आम आदमी पार्टी की आक्रामकता, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे आज मंथन में, और इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की बदली हुई रणनीति क्या वाकई में उसको सफलता दिलाएगी। इससे पहले कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं। जैसे गुजरात की अगर हम सबसे पहले बात करें तो गुजरात में पिछड़ा वर्ग की आबादी ज़्यादा है और इसका असर सीटों के गणित के हिसाब से अगर हम देखें तो 182 में से करीब 88 से 90 ऐसी सीटें हैं जिन पर जो विजयी प्रत्याशी होता है उसके चुनाव में ओबीसी वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो आप अगर ओबीसी वोट को निकाल दें तो फिर गुजरात में आपका जीत पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बीजेपी इस गणित को लंबे समय से बनाती आई है, इस बार भी उसी कोशिश में वो है। इसी तरह से जो पाटीदार समुदाय है गुजरात में, गुजरात चुनाव में यह दूसरा बड़ा फैक्टर होता है कि पाटीदार समुदाय को कोई पार्टी कैसे साधती है, और ऐसा माना जाता है कि इस समुदाय का वोट जिस भी पार्टी को मिलता है सरकार उसी की बनती है। अब इस पर वोट किस पार्टी में जाएगा, कैसे रिएक्ट करेंगे पाटीदार, ये देखना बहुत जरूरी है। हार्दिक पटेल का फैक्टर एक था जिसको बीजेपी ने चुनाव से पहले बड़े करीने से हैंडल कर लिया, और बीजेपी का एकाधिकार रहा है इस वोट पर, इसीलिए वो सरकार में लगातार आते रहे। इस बार जनता के मन में क्या है ये चुनाव परिणामों से पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोशिश करती हुई दिख रही है कि ये जो उनका पूरा एक विनिंग फैक्टर था वो बरकरार रहे। और 40 सीटें ऐसी हैं पाटीदार समुदाय से प्रभावित होने वाली जो जीत हार के गणित को बनाती या बिगाड़ती हैं। एक और फैक्टर जो गुजरात चुनाव में महत्वपूर्ण है वो ये कि एक राजनीतिक दलों ने ट्रेंड बदला है। लगभग सभी दल आदिवासी वोट बैंक पर इस वक्त नजर गड़ाए हुए हैं, और इस वोट बैंक पर कांग्रेस इस बार बढ़त हासिल करती हुई दिख रही है। हालांकि पिछले दिनों में अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम देखें तो उन्होंने आदिवासियों के लिए तमाम चीजें करने की कोशिश की है और उनको खुश करने की कोशिश की है। गुजरात के आदिवासी समाज का एक दो नहीं बल्कि पूरी 27 सीटों पर असर है। चुनाव में ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसी तरह से दलित वोट जो है गुजरात में, उसका भी खासा वर्चस्व है। आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि करीब 12 से 15 सीटों पर दलित समुदाय का प्रभाव है गुजरात में, और राजनीतिक के जानकार जो गुजरात की नब्ज को जानते हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इस वोट बैंक को मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस ने अपनी तरफ मोड़ने की एक कोशिश की है और साइलेंट कोशिश की है। इसी तरह से मुस्लिम समुदाय भी कुछ सीटों पर असर रखता है। करीब 9 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का असर है। मुस्लिम मतदाता अपनी पकड़ इन सीटों पर रखते हैं और ये समीकरण बनाया बिगाड़ सकते हैं। तो अब गुजरात में इन सीटों के गणित को है किस तरह से हैंडल करती है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, जो शहरी इलाकों में बहुत ताकत झोंक रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान जैसे चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां पर मैदान में हैं। हिमाचल में चूंकि कल वोट डाले जाने हैं 12 तारीख को, तो हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी की छवि को भुनाने की कोशिश प्रियंका गांधी करती हुई नजर आई चुनाव प्रचार के दौरान। 17 के चुनाव में, जो हिमाचल प्रदेश का 17 का चुनाव था, उसमें बहुत कम मार्जिन से करीब 11 सीटें ऐसी थीं जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में गई थीं। 11 सीटें 500, 1000, 1500 वोट वाली। ये सीट गणित बिगाड़ सकती हैं किसी भी पार्टी का। इन सीटों पर करीब 120 से लेकर 1500 वोटों का अंतर रहा था। दोनों दल इन सीटों पर अपना फोकस कर रहे हैं और दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे ये हैंडल किया जाए। तो डिबेट शुरू करने से पहले, मंथन शुरू करने से पहले मैं उन सीटों का एक बार उस सीटों के बारे में आपको बता दूं। एक किन्नौर की सीट है, कसौली बड़सर की सीट है, डलहौजी की सीट है, सोलन, नगरोटा, नैना देवी, जुब्बल कोटखाई, इदौरा, नालागढ़, कुल्लू। ये सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से हारी या जीती गई। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटें ऐसी थीं जिसमें किन्नौर, बड़सर और कसौली जो 500 वोटों से भी कम मार्जिन से जीतकर यहां पर विधायक बने थे। तो पिछली बार के प्रत्याशी ही आमने सामने हैं इस बार, तो कहीं टिकट कटने से बागी निर्दलीय खड़े हुए हैं कुछ जगहों पर, तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर हो सकता है। हिमाचल प्रदेश में बागी बीजेपी को ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो बीजेपी इसको हैंडल करने के लिए अपने तरीके से काम कर रही है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री को खुद एक नेता को फोन करना पड़ा। तो यही सब समझने की कोशिश करेंगे आज हम मंथन में। हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अहमद जावेद हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजय आर्या जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ पंकज पंडित हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ देवेंद्र बुशहरी जी हैं,
महासचिव और प्रवक्ता हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, हिमाचल से जुड़ रहे हैं। फोन लाइन से ही जुड़ेंगे क्योंकि वहां पर मौसम की वजह से नेटवर्क की प्रॉब्लम है। हमारे साथ प्रशांत कुमार उमराव हैं, लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है मंथन में। चूंकि कल वोट डाले जाने हैं हिमाचल में, तो मैं हिमाचल से ही शुरू करूंगा मंथन की। देवेंद्र बुशरी जी, इस बार कांग्रेस की क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? क्योंकि जो पोल्स आए हैं उसमें बहुत सकारात्मक संकेत तो है नहीं कांग्रेस के लिए। ये जरूर है कि कांग्रेस पुरानी रवायत को ध्यान में रखते हुए और बीजेपी के लिए बागियों के गणित को ध्यान में रखते हुए ये दावा जरूर कर रही है कि वो वापसी कर रही है। आपका मैं आकलन समझना चाहूंगा, कल हिमाचल की जनता किस तरह से चुनाव को लेगी, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ प्रियंका गांधी ने बड़े पैमाने पर प्रचार किया है इस बार। देखिए, जहाँ तक कल वोट डाले जाएंगे, प्रदेश की जनता ने अपना मन बना दिया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना है। क्योंकि 5 वर्ष पहले जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से किए थे, तो आज वो एक भी वायदा जो है इसे सरकार ने पूरा नहीं किया। और उसी को देखते हुए, चाहे वो बेरोजगारी की बात है, चाहे वो किसानों की बात है, चाहे कर्मचारियों की बात है, हर दृष्टि से जो है हर वर्ग जो आज त्रस्त हुआ है। तो इसी बात को लेकर यहाँ सवाल कोई सीटों की मार्जिन को लेकर नहीं कि पिछले चुनाव में कौन व्यक्ति कितने मार्जिन से जीता, लेकिन इस बार जो है आम जनता में बहुत व्यापक रोष है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। केंद्र सरकार ने जो महंगाई हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में जिस तरह से बढ़ी है, तो उसके प्रति भी लोगों में भारी रोष है और लोगों ने मन बना दिया कि कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में हिमाचल प्रदेश में लाना है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि वो रवायत जो बनी आ रही, जो परंपरा है कि एक एक बार पार्टियां आती हैं, इस बार भी आपको लग रहा है कि वही पैटर्न रिपीट होगा? निश्चित रूप से नहीं, सवाल वो नहीं है। सवाल ये कि लोगों से किए वादे पे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतर पाई, जिसके कारण लोगों में व्यापक रोष है। और महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, कर्मचारी की ओपीएस पेंशन को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश के गठन की बात है, हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल 1948 को जब बना, उसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही अधिकतर समय। और 25 जनवरी 1971 को श्रीमती इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री शिमला आए, तो उस वक्त उन्होंने पूर्ण राज्य का दर्जा के रूप में हिमाचल प्रदेश की घोषणा की थी और ये प्रदेश देश का 18वां गणराज्य बना। उस दृष्टि से नेहरू परिवार को और गांधी परिवार के प्रदेश के लिए बहुत बड़ा योगदान है, उसको प्रदेश की जनता कभी भुला नहीं सकती। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं, कल एक राज्य में वोटिंग है और दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त पोल्स दिखा रहे हैं, लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि इस बार कांग्रेस ज्यादा ताकत और बदले हुए रणनीति के साथ मैदान में है, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? और आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को? क्या चुनौती आपको तगड़ी मिली है इस बार कांग्रेस से? देखिए, कांग्रेस की स्थिति आप समझ रहे हैं कि 3 साल बाद वो बड़ी मुश्किल से अपना अध्यक्ष चुन पाए हैं और जो उनके युवराज हैं वो आज जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन ऐसे स्टेट से जा रहे हैं जहां पर फिलहाल अभी कोई चुनाव नहीं है। और जो नहीं, तेलंगाना में चुनाव है, तेलंगाना में उन्हें ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला है। तेलंगाना में कब चुनाव है? आगे आने वाले समय में, अगले साल तो चुनाव है ना वहाँ। सर 1 साल बाद है ना, मैं तो अभी की चुनाव की रिसेंटली बात कर रहा हूँ। 1-2-4 महीने 6 महीने तो चुनाव नहीं है। कर्नाटका में आप कह सकते हैं कि मई में चुनाव है, फिलहाल तो तेलंगाना में नहीं है। वैसे तो बहुत सारे चुनाव अगले आने वाले हैं अगले साल। तो फिलहाल तो भी जो 2 राज्यों में चुनाव, उन पे कहीं पर उनका कहीं कोई दौरा नहीं हो रहा है। और कांग्रेस कार्यकर्ता स्वयं निराश हैं, कह रहे हैं कि दबे मन से कि राहुल जी को गुजरात जाना चाहिए था या हिमाचल जाना चाहिए था। और जहां तक चुनौती की बात है, हमारे पास हमारे सामने कोई कांग्रेस की चुनौती नहीं है या किसी पार्टी की चुनौती नहीं है। हम अपने काम के दम पर और मोदी जी के नाम पर जो उनकी छवि है, विश्वव्यापी छवि है, उसके नाम पर और काम पर हम दोनों प्रदेशों में जा रहे हैं, हिमाचल में जा रहे हैं और गुजरात में जा रहे हैं। और जो रिवायत बदलने की जो बात थी कि वहां पर रिवाज है कि हर 5 साल में चेंज होता है, ऐसे और भी कई राज्य थे, उत्तराखंड भी था, यूपी में भी कोई सरकार नहीं रिपीट होती थी, वहां भी हमने रिपीट किया। अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए 4 राज्यों में, वहां भी हम सब जगह जीत करके आए, मणिपुर और गोवा में भी। तो वो चीजें रिवाज
वो बदलेगा, क्योंकि कई सारी चीजें बदलने के लिए होती हैं, समय के साथ कुछ चीजें बदलनी चाहिए। और वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा ऐसा नेता नहीं बचा है जो उनका सर्वमान्य नेता हो। उनकी पत्नी है, बेटे हैं, और भी कई सारे उनके दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, तो आपस में उनमें इतनी फूट है कि कोई सर्वमान्य नेता नहीं। हम तो सीधे सीधे जयराम ठाकुर जी को आगे करके उनके केस पे चुनाव लड़ना था, हमारे यहाँ कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम बिल्कुल क्लियर है कि हम 45 से अधिक सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएंगे और गुजरात में भी 130 से 140 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर अजय आर्या, जो प्रशांत जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, वो राहुल गांधी को तो पहले भी ये फैक्टर नहीं मानते थे कि राहुल गांधी जाते भी हैं तो उससे क्या असर पड़ता है, तो उन्होंने तो अपने एक अलग ही रास्ता अख्तियार कर लिया। उनका कहना है कि भाई हमको इससे कोई पंचायत नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रचार किया है हिमाचल में, और इस बार भी वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि कांग्रेस में अभी भी पोटेंशियल है, कुछ बदलाव हुए हैं, जैसा कि उमराव साहब कह रहे हैं कि भाई अध्यक्ष चुना है, दलित अध्यक्ष चुना है, एक परंपरा तोड़ी है, गांधी परिवार एक नए तरीके से काम कर रहा है, और दोनों ही राज्यों में आमने सामने की टक्कर है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि कल इलेक्शन है हिमाचल में और गुजरात में भी लगा हुआ है एकदम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं वो फिलहाल इस डिबेट का विषय नहीं है, क्योंकि वो अपनी अपनी पार्टी लाइन पे ही बात कर रहे हैं। हाँ। एक बीजेपी हमेशा श्री राहुल गांधी जी का कद छोटा करने की बात करेगी, और कांग्रेस हमेशा श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके तमाम चीजों को वो जो वीक पॉइंट है उसको उजागर करेगी। तो ये तो राजनीति में देखिए होता है, वो अपने अपने दलों का बचाव कर रहे हैं, उनको अधिकार भी है ऐसा करने का। लेकिन चूंकि आपने मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी के पद पे यहाँ बिठाया है राजनीति का विश्लेषण करने के लिए, तो मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को लगभग मैं 20 वर्षों से बहुत करीब से जानता हूं, और मैं विश्वविद्यालय से हूं, मेरा रिसर्च एरिया भी हिमाचल प्रदेश ही है, तो मैं लगभग आधा हिमाचल प्रदेश जानता हूं। और ये बिल्कुल सच बात है कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव हमेशा से, पिछले कई वर्षों से हमेशा से लोकल मुद्दों पे ही होता रहा है। वहां के जो भी नेता हैं वो सब स्थानीय नेता हैं। वहां कोई भी बाहर से आकर के, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, कोई भी बाहर से आकर के वहां चुनाव जीत ही नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, क्योंकि वो अपनी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। ज्यादातर वहां ट्राइबल बेल्ट है, उनके लिए अपनी मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और उन्हीं के बीच के ही वो सारे नेता हैं। ये जरूर बात है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा नेता नहीं, उनके बीच में गुटबाजी है। गुटबाजी तो बीजेपी में सबसे ज्यादा मुझे दिखाई पड़ रही है हिमाचल प्रदेश में। है, बिल्कुल। लगभग 1/3 से ज्यादा आपके पास बागी विधायक चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। 2-4 सीटों पे कांग्रेस की लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो मान मुनव्वल करके बहुतों को बिठा दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी को स्वयं फोन करना पड़े ऐसे अपने पूर्व नेता को कि भाई आप बैठ जाइए और मेरी आप पे अधिकार है, इतनी बात मेरी आप नहीं सुनेंगे, तो सोचिए कितनी कमजोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहां पे। क्योंकि जब ट्रंप का इक्का आपने इस काम के लिए चल दिया कि आपको एक बागी को बिठाने के लिए आपको प्रधानमंत्री जी को आगे आना पड़ा, तो ये मुझे लगता है कि अंदर खाने और ग्राउंड पे बहुत सारी स्थिति ठीक नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। 20-22 सीटों पे बागी लड़ रहे हैं, तो अपने आप में 50% पे चुनाव सिमट गया। 40 सीटों की बात आ गई, 45 पे तो कुछ चुनाव हो ही रहा है। मैं कहता हूं कि अगर मोदी जी के साथ अगर ये 45 सीटें, आप 45 में से आप इनको 30 भी दे दीजिए, तो 68, 69 सीट, 49 सीटें आपके खिलाफ जा रही हैं, लगभग 39 सीट्स। तो चुनाव कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और कांग्रेस के साथ एक अच्छी बात है कि अंदर की गुटबाजी को कांग्रेस ने कोई चेहरा ना देकर के लगभग शांत कर लिया। तो ये उनका प्लस पॉइंट मुझे संभवतः साबित होता दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी बागी विधायक लड़ रहे हैं, ये उनको नुकसान पहुंचाएंगे निश्चित तौर पे। एक चीज, दूसरी चीज, जब मैंने वहां के लोकल से बात की, जो मेरे पुराने मित्र हैं, उनका सीधे सीधे साफ साफ कहना है कि हो सकता है केंद्र में नरेंद्र मोदी जी ने काम किया हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम नहीं किया है, जिसका नतीजा पिछले उपचुनाव में भुगतना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश की लोकसभा सीट पे। तो इतना आसान और केक वॉक नहीं है, एकदम से आप खारिज नहीं कर सकते।
हालांकि प्रयास ये हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कि आम आदमी पार्टी का बार बार नाम लेकर के एक तीसरा विकल्प तैयार करने की कोशिश की गई ताकि वोट इधर उधर हो सके। परंतु ये अच्छी बात है या बुरी बात है तो मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस इसमें सफल हो गई कि हम ही मेन आपके पोजीशन है, हमसे ही आपकी लड़ाई है। जी हिमाचल में आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का बहुत कोई फैक्टर नहीं है और एकदम टाइट सीधी फाइट है? इसमें आम आदमी पार्टी ने बहुत मेहनत भी नहीं की और ना वो कर रहे हैं। हाँ, गुजरात की अपेक्षा तो कम ही की है, बिल्कुल सही बात है। गुजरात की अपेक्षा वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहे हैं और जहां मेहनत होती है वहां दिखने लगती है चीजें। तो मैं नहीं समझता आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। हाँ। और बड़ी मुश्किल से 1% वोट मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अहमद जावेद साहब हैं, हाँ अहमद जावेद साहब दिल्ली से हैं हमारे साथ। जावेद साहब, ये देखिए इलेक्शन बहुत दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि इस बार ये दिखाने की कोशिश की कांग्रेस ने बड़े समय के बाद कि भैया विपक्ष है, वो एग्जिस्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पे भी उनमें एक आक्रामकता भी उन्होंने दिखाई है कुछ जगहों पर, और हम या आप बैठकर बात कर रहे हैं, नहीं तो अभी तक हम कोस रहे थे। जैसे अजय आर्या जी भी थोड़ा सा पहले उन्होंने जिस तरह से आलोचना भी करते थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि भाई है। तो इस एग्जिस्टेंस का क्या फायदा मिलेगा, रिफ्लेक्शन दिखेगा वोटिंग पैटर्न में? क्या मतदाताओं को वो चीज समझ आ रही है कि भाई विपक्ष का कोई एक नेता है जो चल रहा है पैदल? इसका एक आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत असर पड़ेगा? हालांकि जो प्रशांत उमराव जी कह रहे थे कि वो तो गए ही नहीं उन राज्यों में जहां अभी तुरंत चुनाव होने हैं। जी जी, आपसे ही सवाल है मेरा। अहमद जावेद साहब, अहमद जावेद साहब, आप सुन पा रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अहमद जावेद साहब, अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। जी बिल्कुल। जो आपने जो सवाल किया है इस वक्त, देखिए हिमाचल प्रदेश का अगर आप डेमोग्राफी टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे तकरीबन 86 से ज़्यादा % जो है लिटरेसी है। और जैसा कि हमारे पूर्व प्रवक्ता इस बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि वो एक उसका ऐतिहासिक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। तो तकरीबन जो जगह जितना आम आदमी पार्टी को स्पेस बनाना था वो हिमाचल प्रदेश में बनता हुआ क्लियर दिखता नहीं है। लेकिन कोशिश ये होती है आम आदमी पार्टी की कि हम ही अपने आप को 2 नंबर पे रखें। जैसा गुजरात में आप देख रहे हैं काफी विजिबल है। आप दिल्ली में भी देखेंगे तो ये अपनी विजिबिलिटी को काफी एक्सपोज करते हैं। और एनसीडी का चुनाव बहुत हाल ही में होना है यहाँ पर भी। तो हिमाचल प्रदेश के तस्वीर में कांग्रेस काफी विजिबल है। और जो डेफिनेटली जो पावर में होता है उसकी एंटी इनकम्पेंसी होती है। जैसा कि आपने देखा बहुत सारे पुराने और काफी काबिल नेता जो हैं असंतुष्ट दिख रहे थे। तो लेकिन जो शैली बीजेपी की लड़ाई की है, हम सब इससे वाकिफ हैं कि वो अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करती है बाय हुक एंड क्रुक कि मैं ही विजयी हूँ। तो ये खैर वक्त बताएगा जैसा आपने बताया है। लेकिन अभी काफी हद तक कांग्रेस ने अपने डैमेज कंट्रोल को मेंटेन करते हुए और लड़ाई पेशोपेश है। इसी तरह गुजरात में देखेंगे आप, बहुत ही साइलेंट फीचर और बहुत ही कैटेगराइज तरीके से आपने उसको एलिब्रेट किया है कि जो कास्ट केमिस्ट्री है गुजरात में, उसके साथ साथ जो रीजनल फैक्टर है और जो एक तरह से बीजेपी का आप लेबोरेटरी कह सकते हैं। तो लड़ाई वहाँ बहुत टफ है। कितना कामयाब होगी आम आदमी पार्टी, लेकिन वहां कांग्रेस को डैमेज कर सकती है और उसकी यही भूमिका की उम्मीद भी है। तो ये चुनाव आप कह सकते हैं कि काफी कुछ बयां करेगा कि कुछ तो अलायंस भी काम कर रहे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। हाँ, जिसमें एनसीपी है और भी रीजनल सेटअप से काम कर रहे हैं और वो फायदा बीजेपी को भी था। तो रही बात की जो एक यात्रा राहुल गांधी जी के लीडरशिप में चल रही है, तो उसने एक पॉजिटिव माहौल बनाया है पूरे देश में। और डेफिनेटली उन्होंने उस स्टेट को अपने से दूर रखा है। कहा जाता है कि ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, ये संवाद का यात्रा है, ये जोड़ने का यात्रा है। और ये हर लेवल से उन्होंने सियासत से दूर रखने की कोशिश की है। लेकिन बहुत ही सधे तरीके से
इन्होंने इलेक्ट्रोल को और जो हमारी जनता को एक संदेश देने की कोशिश की है। ये रिजल्ट बहुत मायने रखेगा अगले चुनाव में। मेरा मानना ये है कि चुनाव का दिन करीब है और सब पार्टी अपने दमखम से लड़ रही हैं। बीजेपी के पास काफी संसाधन है और काफी उसके पास इनपुट है, उसने काफी काम कर रखा है। कांग्रेस की अभी कैडर है और इन दोनों प्रदेशों में है बहुत मार्जिनल सीट, यानी कुछ परसेंटेज से कम से वोट से 1000-1500 काफी सीटें वो हार गए थे पिछले बार। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक मौका होगा कि उसको वापसी करें। और आम आदमी पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, तकरीबन 20 या 30 की सूची है, ज्यादातर वो रिपीट कर रहे हैं। उनके पास बहुत ऐसा इस तरह का नहीं है। वो दिल्ली मॉडल को बेचना चाहते हैं, तो दिल्ली मॉडल भी एक्सपोज्ड है और वो ये भी तय करेगा। ये अहमद साहब माफी के साथ, ये आप जो कह रहे हैं कि दिल्ली मॉडल एक्सपोज्ड है, इसका मैं मतलब समझना चाहता हूं। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि फ्री संसाधनों से कितना दूर तक आप लड़ सकते हैं। चूंकि बीजेपी कांग्रेस का तो अपना एक उनका तरीका है, एक ट्रेडिशनल तरीका है, उनके अपने प्रूव्ड उनके टेस्टेड मॉडल हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का देखिए, आप पंजाब में देखेंगे, अभी बहुत दिन नहीं हुआ। तो आप बिजली फ्री, आप लोगों को मतलब मानदेय दे के, यानी आप उनको स्कॉलरशिप दे के या उनको बेरोजगारी भत्ता दे के, क्या इससे देश का भला होना है या क्या पॉलिटिकल लाइन इसको एक्सेप्ट करेगी? तो ये जो इनका जो तीसरा अटेम्प्ट है, आप तीसरा अटेम्प्ट कह सकते हैं इन दोनों चुनाव में, कि क्या दिल्ली मॉडल आप बेच सकते हैं? इसके अलावा क्या है या दूसरे राज्यों की जनता दिल्ली मॉडल खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं है? ये बेच तो रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि भाई लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली जैसी शिक्षा और ये सब चीज़ें मिलें और बहुत सारी चीज़ें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, मैं लौटता हूं तुरंत, और उसके बाद में हिमाचल में बुशहरी जी से एक सवाल है मेरा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं
खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात दो राज्यों में होने वाले चुनाव की हो रही है। बुशरी जी हमारे साथ हिमाचल से हैं, जहां पर कल वोट डाले जाने हैं। बुशरी जी, अगर पिछले चुनाव को हम देखें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो लड़ाई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक बढ़त हासिल की थी उस चुनाव में, और वोट प्रतिशत उसका रिकॉर्ड स्तर पे ऊपर गया था। इस बार जो माहौल है, उसमें आपने एक सेना का मुद्दा उठाया और आप कह रहे हैं कि भाई आप पुरानी पेंशन योजना को एक बड़ा मुद्दा इस बार माना जा रहा है कि बड़ा फैक्टर हो सकता है, निर्णायक एंगल हो सकता है। आपके नज़रिए से क्या जो ये प्रियंका बनाम मोदी वाली स्थिति आखिरी तक बन गई और दोनों तरफ से भाषण कराए गए, क्या आपको लग रहा है कि इस बार जनता किस इशू पे वोट कर रही है कांग्रेस के नज़रिए से, अगर हम देखने की कोशिश करें? क्या ये ओपीएस मैटर करेगा? अग्निवीर योजना भी एक बड़ी ऐसी योजना है जिस पर हिमाचल से खूब प्रतिक्रियाएं आई। देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है लोग काफी निराश है इस सरकार से। और मैं एक बात और कह देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगार है उनकी जो संख्या लगभग 14 लाख के लगभग है, और हिमाचल का जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 9.2% है, जबकि देश में बेरोजगारी दर जो है वो 7.6% है। और ये भी बहुत बड़ा रोष है, क्योंकि रोजगार ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये दिला नहीं पाई 5 साल में जो है बेरोजगार बहुत निराश हैं। और अगर थोड़ा बहुत देने की कोशिश की भी तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिला। अच्छा। और जहाँ तक पुरानी पेंशन स्कीम की बात है, उससे भी कर्मचारियों में बहुत बड़ा रोष है। पंजाब पे स्केल जो है हिमाचल प्रदेश में लागू होता था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है कर्मचारियों को जो है पंजाब पे स्केल लागू करने की जो बात कही, और उसमें बहुत सारी विसंगतियां जो है वो आज नजर आ रही है, वो भी इस सरकार ने पूरा नहीं किया। और हमने बस गारंटी जो है घोषणा पत्र जारी होने से पहले जो है प्रदेश की जनता के साथ की है। उसमें जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने की बात की गई, और महिलाओं को हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की जहां बात करती है कि हमने जो है उज्ज्वला योजना के तहत हमने जो है वो 3 सिलेंडर और 1 चूल्हा जो है मुफ्त में जो है वो महिलाओं को दिया, जबकि सिलेंडर जो है 1150 रुपए का मिल रहा है। 3 सिलेंडर को पूरे वर्ष में तो चलता नहीं, तो जब सिलेंडर आपके 3 सिलेंडर जो है वो खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो 1150 रुपए के हिसाब से सिलेंडर कितना पड़ेगा। ये भी बहुत बड़ा धोखा जो महिलाओं के साथ किया गया। तो इस दृष्टि से हमने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह जो है वो एक सम्मान राशि जो है महिलाओं को देने का 18 वर्ष से 60 वर्ष की महिलाओं को देने का निर्णय किया। ये हमारी इस गारंटी में है। और महंगाई की जो मार है उसको देखते हुए हमने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के शासन काल में 12,000 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा की। और जहां तक युवाओं की बात है, हमारी 10 गारंटी योजना में युवाओं को हमने प्रति वर्ष 1 लाख जो हमारे जो नौजवान है 1 लाख नौकरी जो हम प्रति वर्ष जो है वो युवाओं को देंगे। और नहीं, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छी बात है, आपका घोषणा पत्र है, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये लोग वोट करेंगे इस पे क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि युवाओं के लिए हमने जो है 680 करोड़ का जो एक स्टार्टअप फंड बनाने का जो निर्णय लिया है, जिसमें जो हमारे 68 चुनाव क्षेत्र है, 10 करोड़ रुपया प्रति चुनाव क्षेत्र में हम 1-1 लाख रुपए जो नौजवानों को बिना किसी। देखिए देवेंद्र जी, अभी मैं प्रशांत जी से पूछूंगा। योगी आदित्यनाथ जी ने भी, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और उनकी बड़ी ब्रांड वैल्यू है पूरे देश में, उन्होंने भी खूब प्रचार किया है। और मैं ये प्रश्न इसलिए कर रहा हूं कि जो चीजें आप गिना रहे हैं उस पर वो चीज भारी पड़ जाती है ना जो बीजेपी के पास है, और जिस तरीके से, जिस आक्रामकता के साथ वो प्रचार करते हैं। देखिए, ऐसा है, हिमाचल प्रदेश और प्रदेशों से भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो है जो हमारा साक्षर दर है वो लगभग, मैं समझता हूँ केरल के बाद नंबर 2 हिमाचल प्रदेश आता है। यहाँ का पढ़ा लिखा मतदाता हर बात को जानता है।
अगर हिमाचल प्रदेश में 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने काम किया होता तो मोदी जी को एक निर्दलीय जो उनका जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूर्व सांसद है उनको स्वयं चुनाव से हटने के लिए टेलीफोन ना करना पड़ता। आप ये फोन, मोदी जी के फोन को बहुत उस तरह से लिया जा रहा है। प्रशांत जी, ये जो मोदी जी ने फोन किया इसको 2 तरीके से लोग देख रहे हैं। एक तो ये है कि देखिए वो कितने बारीकी से देखते हैं इलेक्शन को, एक छोटी छोटी चीज देखते हैं। मैं तो दिल्ली में अभी था, दिल्ली में एमसी उसके जो इलेक्शन होने हैं उस इलेक्शन में भी मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। अब इसको आलोचना की जा रही है कि भाई पीएम के फोटो क्यों, लेकिन एक कार्यकर्ता को फोन करना, एक निर्दलीय जो इलेक्शन लड़ रहा है जो नाराज है उसको समझाना, अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर डील हो रहा है तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव देख रहे हैं। लेकिन आप इस डिबेट में देखिए वो कह रहे हैं कि भाई हालत खराब है इसलिए मोदी जी को फोन करना पड़ रहा है। मैं ये समझना चाह रहा हूं प्रशांत जी आपसे, चूंकि इलेक्शन के लिए बीजेपी किस तरह से अपनी ताकत झोंकती है इस पर तो बहुत सारे विश्लेषण हो चुके हैं, लेकिन क्या ये एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दोनों ही राज्यों में आपके लिए चिंता का सबब हो सकता है क्या? जैसे कि ओपीएस स्कीम का मामला है, पुरानी पेंशन का, अग्निवीर वाला मामला है, या जो हाल फिलहाल में महंगाई का इशू हुआ, बेरोजगारी का इशू हुआ। चिंतित हैं थोड़ा इसके लिए? नहीं, बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई बात नहीं। जहां बहुत सारे राज्यों में, जैसे मैंने पहले बताया कि हमने रिपीट किया उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, और हम अपने काम के दम पर रिपीट कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की फोन की बात है तो उन्होंने जिस व्यक्ति को फोन किया था कृपाल परमार जी का, उनके लिए कोई सामान्य कार्यकर्ता नहीं, उनका 40 साल का पुराना संबंध है। और मोदी जी जब 98 में हिमाचल प्रदेश के प्रभारी तब उन्होंने साथ काम किया, उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य रहे कृपाल परमार जी, तो उस संबंध के नाते फोन किया। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने सभी को फोन किया, एक व्यक्ति को खाली फोन किया। और हम हर चुनाव को पंचायत से लेकर पार्लियामेंट के चुनाव तक को गंभीरता से लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी संगठन से होकर क्या है, कोई ऐसा डायरेक्ट तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने नहीं, तो सारी चीजों को जानते और समझते हैं, इसलिए वो हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। क्योंकि कांग्रेस पार्टी यानी दल के लोग जो है पार्ट टाइम राजनीति करते हैं, हम लोग पार्ट टाइम राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग 24/7 जनता की सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भी देखा होगा कि 10 मार्च के बाद प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश में सभी लोग काम पर लग गए थे। तो ऐसा नहीं कि हम चुनाव के बाद छुट्टी मनाने कभी बैंकॉक चले जाते हैं, कभी नानी के घर इटली चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं। तो अगर हम किसी को फोन करें तो उसको मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप इससे सीखिए कि हम एक चुनाव नहीं, अभी तो कहाँ 2 महीने से वो तो सड़कों की खाक छान रहे हैं, कहाँ नानी के घर और ये इटली विटली जा रहे हैं वो। अभी 2 महीने से कर रहे हैं ना, अभी उसके पहले की। अच्छा, इसको बीजेपी किस तरह से देख रही है? क्या आपको लग रहा है थोड़ा सा कुछ ये विश्लेषण कह रहे हैं कि इसको लेके बीजेपी बड़ी जागरूक है? कर्नाटक में बीजेपी ने इस यात्रा के बाद काफी तब्दीलियां की, बदलाव किए, कुछ यात्राएं शुरू हुई वहां पे। वहाँ तो अब कर्नाटका की जो यूनिट है वो डिसाइड करेगी। अभी क्योंकि कर्नाटका के चुनाव शायद अप्रैल या मई में होंगे, तो चीजें कर्नाटका का चुनाव आएगा उसको हम करेंगे। हम तो मैंने कहा कि हम हर चीज को गंभीरता से गंभीरता से लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर अजय आर्या जी, देखिए एक चीज आपने चूंकि पहले इस बात का जिक्र कर दिया फोन का, तो मैं ले आया इसको बीच में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जातियों का भी एक बड़ा रहा है फैक्टर, और राजपूत वहां पर हावी रहे हैं। दूसरे नंबर पे ब्राह्मणों का वहां पर वर्चस्व रहा है। लेकिन क्या इस बार जातियों का गठजोड़ जो अच्छा बना लेगा वो बाजी मारेगा, या फिर जो मुद्दों की सही पॉलिटिक्स कर लेगा वो बाजी मारेगा? आपको क्या लग रहा है हिमाचल के संदर्भ में? संक्षेप में मैं आपसे उत्तर चाहूंगा, उसके बाद मैं गुजरात का भी आपसे एक प्रश्न लेना चाहता हूं। नहीं, ऐसा है, हिमाचल प्रदेश में जहां तक मैंने बारीकी से देखा है, हिमाचल प्रदेश ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट है और ट्राइब्स के अंदर ही उनकी जातियां बटी हुई हैं। तो आपने जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसा आप समझ रहे हैं, वो फैक्टर नहीं है, या ओबीसी या अनुसूचित जाति, वो फैक्टर देखिए यहाँ काम नहीं करता। अच्छा, मैं अभी प्रशांत जी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के कह रहे थे, और आपने भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी का एक ब्रांड है। देखिए, ब्रांड के पीछे कुछ कारण है, और दुर्भाग्यवश वो कारण बीजेपी, या सौभाग्यवश कांग्रेस का सौभाग्य है कि वो कारण बीजेपी वहां कर नहीं पा रही है, क्योंकि वहां पे किसी भी चीज का डिवीजन नहीं चल रहा है। कोई भी वो हिंदूवादी, हिंदुत्व या मुस्लिमवादी, अल्पसंख्यकवादी या अतिवादी, दलितवादी, पिछड़ावादी, ये राजनीति हिमाचल प्रदेश से बहुत दूर है। मैं बहुत गंभीरता से इस विषय को कह रहा हूं। अच्छा। और हिमाचल प्रदेश की जनता बड़ी ही शार्प है, और मैं तो कहूंगा इंटेलिजेंट है।
वो मौका ही नहीं देती किसी को। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी को इस बार के चुनाव में एज है, और मुझे लग रहा है वो आगे ना निकल जाए कहीं से। जी, गुजरात का प्रश्न पूछे। हाँ, गुजरात के लिए देखिए, गुजरात को लेके बहुत समीक्षाएं हो रही हैं, लोग वहां जा रहे हैं, अलग अलग चश्मे से उस इलेक्शन को देख रहे हैं। अब चूंकि आम आदमी पार्टी का एक तड़का लगा हुआ है, और वो तड़का मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तड़का जैसा ही है कि वो ऊपर ऊपर जीरा और तेल और खुशबू आ रही है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि गुजरात को अगर समझें तो वो भी आप जो बता रहे हैं कि बटा हुआ कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी एक जगह पे है, उसका एक अलग पैटर्न है काम करने का, पाटीदार एक अलग पैटर्न है, ओबीसी में जरूर लड़ाई रहती है जो कि एक बड़ा तबका है। इसके अलावा आदिवासियों में कहा जा रहा है कि जो रूरल इलाके हैं वहां पर कांग्रेस बहुत अलग तरीके से साइलेंटली काम कर रही है। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जो साइलेंटली काम करने का एक आया है शब्द कांग्रेस की तरफ से, ये क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो क्या कर रही है, कैसे कर रही है, वो दिख रहा है और सब देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। भारतीय जनता पार्टी तो लहरों का राजहंस बनी हुई है, वो एक लहर पे हमेशा सवार रहती है। वो इस बार भी मोदी जी के लहर पे ही चलना चाहती है। लेकिन आपने गौर किया होगा, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस से सतर्क होने की जरूरत है, कांग्रेस गांव-गांव में काम कर रही है। वो गुजरात के लिए ही कह रहे थे, क्योंकि मोदी जी बहुत बारीकी से चीजों को पढ़ते हैं। इस बात में मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूरी तरह के सहमत हूं। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही कि आम आदमी पार्टी तड़के की तरह है, परसेप्शन ये बनाया जा रहा है कि वो कांग्रेस का वोट काट रही है, लेकिन मुझे संभवतः लग रहा है वो बीजेपी का वोट काट देगी। क्योंकि रूरल एरिया में, गुजरात में करीब 25 दिन रह के आया हूं पिछले साल कोविड से पहले। रूरल एरिया में अगर आप देखें, कच्छ का एरिया देखें या जो ट्राइबल एरिया देखें या ग्रामीण एरिया देखें, वहां कांग्रेस अभी भी मजबूत है। और आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो केवल शहरों में मौजूद हैं, और चुनाव बिना कार्यकर्ता के आप जीत नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हर जगह हैं, लेकिन कुछ जगहों पे बीजेपी वहां कभी नहीं जीती है। उसने आज तक, मोदी जी के नेतृत्व था तब भी नहीं जीती थी, वो आज भी नहीं जीतेगी। और ये जो मोरबी का पुल जो गिर गया, हालांकि इसको बचाने की बहुत कोशिश की गई कि सारा दारोमदार कंपनी के ऊपर, ओरेवा कंपनी के ऊपर डालकर वहां गिरफ्तारी कर दी हो, कोशिश पूरी की गई ये नैरेटिव बनाने की कि सरकार इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जनता बड़ी होशियार है वहां की, सबसे ज्यादा सीटें भी वहीं से आती हैं। अगर ये मोरबी के पुल का गिरने का टाइमिंग अगर मैच कर गया और कांग्रेस इसको उठा ले गई, बात आम आदमी पार्टी जरूर उठा रही है, लेकिन वो अपनी कमजोरी समझती है कि हमारे पास कार्यकर्ता जमीन पे नहीं है, वो हमारे प्रति वोट मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ज्यादा से ज्यादा सीटें ले आना, उसके बाद पंजाब में भी पहली बार जब आम आदमी पार्टी आई थी तो 4 से 5 एमपी आए थे, उसका कंपैरिजन आप गुजरात और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश से भी नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक अलग भौगोलिक स्थितियां हैं और अलग अलग डेमोग्राफी होती है। गुजरात में इस बार के चुनाव में मुझे कहीं भी हिंदुत्ववाद नहीं दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चिंता का विषय हो सकता है। एक बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लग रहा डॉक्टर साहब की इस बात से प्रशांत जी एग्री करेंगे। प्रशांत जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अगर मैं इस पे आपका सवाल पे आपका जवाब चाहूं तो, जो बात अजय जी कह रहे हैं, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस चीज से? कच्छ की भी बात चल रही थी, उन्होंने बताया कि कच्छ में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती थी। वहां के अभी जो विधायक थे मोहन रखावा जी, 10 बार के विधायक थे, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। सबसे बड़े आदिवासी नेता हैं गुजरात में। कल भी एक विधायक शामिल हुए हैं। ये शामिल कराने का जो सिस्टम है आपका, ये अद्भुत है ना। यही तो दिक्कत है प्रशांत जी, यही तो मारक है। तो जो हमारी विचारधारा से पार्टी में शामिल होना चाहता है, हम तो शामिल कराते हैं। हमारे यहाँ तो सभी का स्वागत। अगर कोई अपने विचारधारा से शामिल आ रहा है तो वो जो चीजें जहाँ 1-2 सीटों पर हमारी कमजोरियां थी, वहां पर भी हम मजबूत कर रहे हैं। तो मुद्दा, हम विकास के मुद्दे पर ही गुजरात के चुनाव में जा रहे हैं, हम काम के आधार पर जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी का कोई वहां बहुत बड़ा फैक्टर नहीं, चूंकि वो परसेप्शन उन्होंने बनाया है कि 2-4 सीटें शायद आ जाएं, लेकिन वो दिल्ली और पंजाब वाला फैक्टर वहां नहीं चलने पाएगा। कांग्रेस ही वहां पर दूसरे नंबर पर रहेगी और आम आदमी पार्टी कोई ऐसा वहां पर नहीं। कई सीटों पर जहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी, हमने 25-30 टिकट भी बदले हैं। कई मंत्रियों के टिकट भी, बड़े सीनियर मिनिस्टर्स के भी टिकट काट दिए गए हैं। और पिछले साल हमने तो पूरी मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री से लेकर सभी चीजें बदल दी थी, क्योंकि लंबे समय तक कोई पार्टी सत्ता में रहती तो ऑब्वियस है थोड़ा वो जनता में
आक्रोश रहता है उस रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो चीजें अब जैसे आप देखिए पाटीदार आपको लग रहा था कि थोड़ा सा दाएं बाएं होंगे, तो आपने सबसे करारी चोट की, और हार्दिक पटेल आजकल जीरो हो गए हैं। उनका मुझे तो बाइट भी उनकी सुनाई देना बड़ा मुश्किल हो गया है। अभी हाल फिलहाल में जबरिया उनसे पूछा गया एक प्रश्न, तो उस पर भी उन्होंने बड़ा इधर उधर का जवाब दे दिया। हार्दिक जी विराम ग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, और भी कई पाटीदार नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं। पाटीदार समाज लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ, बिल्कुल वो ताकत भी है गुजरात में, सही कुछ फैक्टर हुए थे, लेकिन फिर दोबारा हमारे साथ पूरी तरीके से। अहमद जावेद साहब, ये तो आप देख ही रहे हैं परिस्थितियां, लेकिन एक अभी जो शब्द इस्तेमाल किया प्रशांत जी ने, कि मैं अगर मोदी जी के अंदाज में कहूं तो उन्होंने कहा कि पीटीपी यानी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स। तो ये जो पीटीपी कांग्रेस कर रही थी अभी तक, अब क्या उससे बाहर आई है? वो आपको लग रहा है 2 महीने की कवायद के बाद, और ये जो इलेक्शन है इससे क्या हमको आकलन करना चाहिए जो अभी कदम उठाए गए हैं पिछले 2-3 महीने में, एक नेशनल पार्टी और एक ऐसी पार्टी जिससे कुछ लोग उम्मीद से देख रहे हैं? नहीं, ये बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि क्या उससे बाहर आए कि नहीं, लेकिन आप उसको एक थोड़ा सा और अंतराल चाहिए, क्योंकि ये वहां पे काम कर रहे हैं जहां पे इनका जनादेश बेहतर है बीजेपी से। साउथ में इनके एक्टिविटी और कार्यकर्ता और जो वहाँ का फ्लेवर है वो कांग्रेस को सूट करता है। जैसी ग्रेजुअली ये नॉर्थ की तरफ आएंगे आप, तो वहां पे जैसे चुनाव अभी हमारा गुजरात और हिमाचल प्रदेश में है, तकरीबन सभी लोग इस बात पे करीब करीब इत्तेफाक रख रहे हैं कि वो सेकेंड रनर हैं। अभी जो इससे पहले चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश और कई जगहों पे, तो वहां पे नहीं के बराबर प्रदर्शन था। मैं एक बात यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा, बीजेपी की लाइन जरूर बदली है 2 महीने में। आप हिमाचल प्रदेश को अगर एज ए टोकन लें आप, तो 3 बड़े दावे किए गए हैं, जिसमें कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को लाएंगे। आप ऊपर देखेंगे कंट्ररी, तो आप उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए और अभी जीत के आए हैं। दूसरा कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, वो क्यों कही है? आप कहीं अंडर प्रेशर में हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा कि वफ का हम सर्वे कराएंगे। ये सब उत्तर प्रदेश से ड्राइव होता है। तो वफ का सर्वे अगर आप देखेंगे तो जो हमारे बीजेपी के देश के जो अध्यक्ष हैं नड्डा जी ने इस बात को कहा है कि मैं आयोग से कमीशन से इसका हम जांच और सर्वे कराएंगे। तो ये कहीं न कहीं उनका प्रभाव का असर है जो बीजेपी ने आखिरी क्षण में अपने लाइन को बदला है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मैटर कोई स्टेट का नहीं है, लेकिन वो फ्लेवर है। तो एक ऐसी हांडी है सियासत की जिसमें थोड़ा थोड़ा कास्ट भी है, रीजनलिज्म भी है, हिंदुत्व भी है, तो उसको परोसा गया है। लेकिन राहुल गांधी की जो पर्सनालिटी है वो बीजेपी ही निखारती है, और हमेशा आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आई एम द सेकेंड रनर। लेकिन बीजेपी का कोई क्रेडिट जाता है कि वो कांग्रेस को, खासकर से राहुल को, वो एक बेहतर विकल्प के तौर पे देखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है जो आप कह रहे हैं अपने आप में कि ये प्रदर्शन तो बेहतर होना है। कितना बेहतर होना है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन ये दिलचस्प है कि आरएसएस के प्रमुख ने भी ये बात महीने रोज पहले कहा कि आप हल्के में ना लें, जैसा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि वो गुजरात में भी कहा कि अहमद जी एक संक्षेप में एक सवाल, फिर आखिरी, चूंकि आखिरी हिस्से में हम कार्यक्रम के, फिर मैं बुशरी जी से भी एक प्रश्न लूंगा। ये आखिरी में सवाल ये कि आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है दोनों ही राज्यों के संदर्भ में, और आम आदमी पार्टी को लोग अपने अपने तरीके से उसका आकलन कर रहे हैं। चूंकि आप दिल्ली में हैं और आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं उसकी पूरी जो काम करने का तरीका है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का तरीका हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया का हो। इस इलेक्शन में, गुजरात के इलेक्शन में जो आम आदमी पार्टी ताकत लगा रही है, और जो इशारा आर्या जी ने किया कि वो डेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वोटों को, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस पर बहुत सारे विश्लेषण हुए हैं और अपने अपने तरीके से आकलन किया गया है। लेकिन दिल्ली की पॉलिटिक्स, जो आपने दिल्ली मॉडल का जिक्र किया, क्या वाकई में डेंट जो है बीजेपी का हो रहा है गुजरात में? देखिए, जो अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है आम आदमी पार्टी का कि ये वही कंफर्टेबल है जहां पे कांग्रेस अपोजिशन में है या इसीलिए मैं सवाल कमजोर है। तो ये एक टैक्टिकल आप देखेंगे थ्रू आउट पिक्चर में, तो ये डैमेज जो है कांग्रेस और न्यूट्रल वोट को करते, बीजेपी को टच नहीं कर पाते हैं। ये बीजेपी का बड़ा कंसोलिडेटेड वोट है, उसकी केमिस्ट्री अलग है।
उस केमिस्ट्री में अगर आप दिल्ली में भी देखेंगे एमसीडी में दिलचस्प लड़ाई होगी। तो आप अगर गुजरात को और अगर आप हिमाचल, अरे दिल्ली में तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग गई मोदी जी की, वही मैं देख रहा था। मुझे लग रहा है कि ये तो फिर ये भी एक लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। मैं शुरू में चौंक गया, इतनी सारी होर्डिंग्स हैं दिल्ली में इस समय। जी जी हाँ, बात पूरी करिए, मैं माफी चाहता हूँ टोकने के लिए बीच में। जी, और मेरा एक लाइन इस पे जरूर कहना है, ये लड़ाई जो आम आदमी पार्टी का जो है काफी निर्णायक होगा, और अब यहाँ से इनका दिशा तय होगा कि पॉलिटिकल लाइन क्या फ्री पे ही चलेगी, बिजली फ्री है, शिक्षा फ्री है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है समाज, तो उसका क्या प्राइम शेयर यही होंगे या और भी पार्टी होंगी, ये चुनाव आयोग को भी तय करना है। तो ये काफी हाँ, बुशरी जी, आप बुशरी जी को फोन लाइन से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हाँ बुशरी जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं फोन लाइन से, और कल उनको इलेक्शन में भी जाना है, कल मॉर्निंग में काफ़ी उनके लिए खास दिन है। बुशरी जी, आखिरी सवाल आप संक्षेप में जवाब दीजिए मुझे। हिमाचल प्रदेश को लेकर जो भी आकलन हो रहे हैं अलग अलग तरीके से, क्या एक जो राहुल गांधी का फैक्टर और सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि वो क्यों नहीं आए, आ जाते एक बार सभा कर लेते, क्या दिक्कत थी? अब तो उन्होंने दाढ़ी वाड़ी भी बढ़ा ली है और थोड़ा गेटअप चेंज किया है, कर लेते तो क्या फायदा हो जाता? अगर आप बाई द वे 1-2 सीटें रह गई या बहुत कुछ ऐसा हुआ तो इसका दोष तो चला जाएगा राहुल गांधी के ऊपर, अगर कुछ ऐसा होता है। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? दिल से जवाब दीजिएगा, देखिए पॉलिटिकली नहीं। राहुल गांधी का नहीं है सवाल, जो है वो गांधी परिवार का है। गांधी परिवार से प्रियंका गांधी जो प्रचार कर रही है, तो बात एक ही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जो है पूरे देश में व्यस्त हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी जी का घर भी है हिमाचल प्रदेश में, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर प्रियंका गांधी जी आ रहे हैं तो राहुल गांधी जी का आना भी कोई जरूरी, क्योंकि इंदिरा गांधी और राहुल गांधी परिवार के हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत विशेष योगदान रहा है, इसलिए प्रदेश की जनता उनके योगदान को कभी भुला नहीं सकती। लेकिन जहां तक सवाल भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय जनता पार्टी तो आज इतने हाशिए पे है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा कर रही है, आज ही हालत ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको गली गली में जो है वोट मांगने के लिए हिमाचल प्रदेश में जाना पड़ रहा है। उनका घर है, वो कह रहे हैं हम तो रहने वाले हैं वहाँ के, हैं जी, उनका घर है वहाँ पे, वो कह रहे हैं भाई हम तो रहने वाले हैं हिमाचल के। और है सवाल घर का नहीं है, सवाल है कि अगर उन्होंने प्रदेश के अंदर काम किया होता, डबल इंजन की जो बात कर रहे हैं सरकार की, अगर हिमाचल प्रदेश में काम किया होता तो ये सारी करने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, इसलिए जो है वो, क्योंकि उनको अपनी जो स्थिति वो कमजोर नजर आ रही है, इसलिए जो है वो अपने उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, कल को जो फजीयत भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में होने वाली है, कल को नड्डा जी पे भी सवाल खड़े होंगे, इसलिए बार बार हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी गलियों में जो है प्रचार कर रहे हैं। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बार बार प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, जेपी नड्डा बार बार हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या हो सकती है। आखिरी सवाल अब प्रशांत जी आपसे भी, अगर आप जाना चाहें बुशरी जी तो आप जा सकते हैं। अब बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आप काफ़ी देर से फ़ोन लाइन पे हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, ये जो बता रहे हैं, जो अभी अहमद जावेद साहब ने जिस ओर इशारा किया, उन्होंने कहा कि आप कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं वहाँ पर, इसीलिए आपने वो मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए हैं चुनाव में, जो राज्य के चुनाव में ज़रूरी नहीं है। इसको आप इसका जवाब देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं उसका जवाब देना चाहता था। जावेद जी ने बोला कि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही थी, हमने ऐसी कोई बात नहीं की। हमारा ओल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने बात की है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड कर रहे हैं और उसको हम लागू भी करेंगे। उत्तराखंड में कमेटी बन चुकी है और हिमाचल और गुजरात में बनेगी। ऑलरेडी स्टेट में गोवा में यूनिफॉर्म कमीशन लागू है। तो ये तो देखिए 3 मुद्दे थे हमारा, धारा 370 राम मंदिर और कॉमन सिविल कोड, 2 मुद्दे हमने पूरे कर दिए हैं। कॉमन सिविल कोड तो हम लागू करेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा चुनावी मुद्दा था ही नहीं। हम पहले राम मंदिर की बात करते थे, आप लोग कहते थे ये चुनावी मुद्दा है। धारा 370 की बात करते तब आप लोग कहते थे चुनावी मुद्दा है। हमने दोनों मुद्दों को करके दिखाया। कॉमन सिविल कोड हमारा पार्टी की स्थापना के समय से ही हमारा मुद्दा रहा है और उसको हम करेंगे जब नियत समय आएगा और आप ही लोग विरोध करेंगे। तो हमारी जो चीजें जो दिल के करीब होती हैं, हमारी
भावनात्मक जुड़ी होती है, चुनावी मुद्दे नहीं होते हैं। चुनावी मुद्दे अलग होते हैं, जो दिल के करीब होते हैं, जो देश हित के मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। उनको निश्चित तौर पर हम जब निर्धारित समय करेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और शीघ्र हम उसको पूरा करेंगे। अहमद जावेद साहब, आपसे सवाल है, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर अजय आर्या से खत्म करूंगा। अहमद जावेद साहब, देखिए, एक तो उन्होंने कहा है कि भाई दिल के करीब वाले मुद्दे हैं ये, इसमें ऐसा कोई राष्ट्रीय और राज्य की बात नहीं है। एक तो उन्होंने इस पे अगर आप कुछ कहना चाहें, लेकिन मेरा आखिरी में प्रश्न आपसे ये है कि ये बहुत कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली, तो फिर आप जो एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसको किस ओर जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पहला पॉइंट जो आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये हम सभी एक बहुत ही कंप्रिहेंसिव टॉपिक है जैसा मोहनराव साहब ने कहा, लेकिन मेरा उसमें ये कहना है कि ये सेंटर का मैटर है। स्टेट को इस बात का, अगर हमारी हुकूमत केंद्र में भी है, हम स्टेट में भी है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में, तो इट शुड बी डिस्कस एट सेंट्रल लेवल। दूसरा, जो आपने नैरेटिव की जो बात कही, तो देखिए चुनाव है, पॉलिटिक्स है, और हर पार्टी चाहती है कि हमारे फेवर में नैरेटिव स्टेब्लिश हो। तो बीजेपी को जितना दमखम लगाना है डेफिनेटली वो लगा रही है, लेकिन कांग्रेस को जिस तरह से आंका जा रहा था, जैसा कि आकलन था और राहुल के प्रति जैसा आकलन था, मेरा एक न्यूट्रल असेसमेंट है कि वो एक बेहतर कदम है राजनीति में, उनकी मैच्योरिटी, उनका मिलना, उनका संदेश देना। जैसे बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक दिन के लिए भी इन दोनों प्रदेश के चुनाव में नहीं आए, जहां पे एक रूलिंग सेंटर और स्टेट की पूरी दमखम से लड़ रही है। तो ये भी एक देखना होगा कि क्या उस गैप को किस तरह से फिल किया गया विदाउट राहुल गांधी एज ए स्टार प्रचारक और विद स्टार प्रचारक, ये एक फैक्टर भी स्टेब्लिश होगा। आखिरी बात ये है कि कोई चीज परमानेंट नहीं है। अगर आप सत्ता में 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से हैं, तो कहीं ना कहीं चीजों को बैकफुट पे कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक ऐसा हांडी जिसमें हर तरह के फ्लेवर हैं, रीजनल है, कास्टिज्म है, जैसे हमारे उन्होंने कहा सिविल यूनिफॉर्म, तो आप अपने विकास के मुद्दे पर ही रह गए होते। जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा, बहुत कम टाइम में कहा कि नोट पर भी हमारे देवी देवताओं का होना चाहिए, वो कभी अपने आप को दूर रखते हैं, कहीं कहीं उसी फ्लेवर में चले जाते हैं। तो कहीं पे किसी के साथ फिक्स मापदंड नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि विल होप फॉर बेटरमेंट, कि हमें एक अच्छा सरकार मिले, अच्छे एजेंडा के तहत आए और बहुत ही एक बेहतर गवर्नेंस दें। इतने ही मुझे कहना है। डॉक्टर अजय आर्या, आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में मैं उत्तर चाहूँगा आपसे कि ये जो बात लगातार कही जा रही है और आपने भी इस ओर इशारा किया कि भाई हिमाचल में अगर डर नहीं लग रहा होता तो इतनी पूरी मशीनरी क्यों लगाते, और गुजरात का एक अलग उसका एक आकलन किया जा रहा है। मैं ये आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो राहुल गांधी को लेके ये कहा जा रहा है कि वो अलग हैं राजनीतिक तौर पर, इस यात्रा को वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि इसको चुनावी जीत हार से नहीं देखा जाना चाहिए, चुनाव की जीत हार अलग है। ये भारत जोड़ो नफरत छोड़ो उन्होंने एक स्लोगन गढ़ा और उसको एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इस इलेक्शन में उसके प्रभाव के बारे में बहुत संक्षेप में आपसे समझने की कोशिश करूंगा, बहुत संक्षेप में। नहीं, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो मेरा पर्सपेक्टिव है, नजरिया है, मुझे नहीं लगता कि भारत जोड़ो यात्रा का गुजरात और हिमाचल प्रदेश पे कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी की इमेज में बहुत परिवर्तन आया है, जो उनके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है। परंतु जहां तक मैं उसे कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अभी शुरू ही हुई है और चुनाव मोड में ये सारे स्टेट 2-3 महीना पहले ही चले गए, तो इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा का कोई भी जिक्र मैं ना गुजरात के चुनाव में, कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा आपके हिसाब से? नहीं, वो अगर वाकई में फर्क पड़ने वाला होता तो निश्चित तौर से भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से ज्यादा होके गुजरती। नहीं, मैं तो ये सवाल इसलिए कर रहा था अजय जी, मैं ये सवाल इसलिए, एक सेकंड लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैं इसको, जो भी उनके एडवाइजर हैं, ये मैं उनको उनकी बुद्धिमानी कहूंगा या मैच्योरिटी कहूंगा कि उन्होंने इस चीज को वाकई में राजनीति से दूर रख करके ये कहने की कोशिश की कि हमें चुनाव की चिंता नहीं, हमें देश की चिंता ज्यादा है। तो ये उस मैसेज को अगर ये कन्वे कर पाए
तो राहुल गांधी जी की इमेज बहुत तेजी से बदल जाएगी। और उत्तर प्रदेश में बैठे हुए मैं डेली मीडिया, प्रिंट मीडिया पढ़ रहा हूं और उसमें कहीं ना कहीं से पॉजिटिविटी मुझे कांग्रेस के प्रति लोगों में दिख रही है। चर्चा का विषय पान की दुकानों पर हम देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें यह दिख रहा है कि मोदी जी की इमेज को भी हल्का सा डेंट होना शुरू हो चुका है, और अगर उसको इन्होंने ठीक नहीं किया तो दो साल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जी चलिए, प्रशांत जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुराहट की वजह नहीं, लेकिन अब क्योंकि मुझे खत्म करना है, और आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय दिया इस कार्यक्रम को। और कल वोट पढ़ने हैं हिमाचल में। मैं अपने कार्यक्रम, अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल के दर्शक जो भी देख रहे हैं वो बड़ी तादाद में जाएं, वोट करें, लोकतंत्र के उत्सव में शरीक हों और जिस पार्टी को वो सत्ता में लाना चाहते हैं उसको आगे ले जाएं। और जैसा कि मंथन में रवायत है कि हम जब ख़त्म करते हैं तो आपको एक किसी ऐसी तस्वीर के साथ छोड़ कर जाते हैं जो अच्छी होती है, अलग होती है। तो एक ऐसी तस्वीर, चूँकि हम पिछले काफ़ी दिनों से भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अपने कार्यक्रम में, तो आज भी हम एक ऐसी तस्वीर लेकर आए जिस पर हमारी नज़र पड़ी और हमें लगा कि ये एक अलग तरह की चीज़ है। महाराष्ट्र में अब यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की। इस यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में एक बड़ी रैली की राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और कई फिल्मी सितारे भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। ऐसी उम्मीद कांग्रेस को है कि जैसे जैसे ये यात्रा और आगे बढ़ेगी इसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। लेकिन जो हम अब इस सेगमेंट में, जिसका नाम चलते चलते है, जिसमें आपको हम छोड़ के जा रहे हैं, वो तस्वीर है राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे की। दोनों एक साथ चलते हुए नजर आए और दोनों एक ही नारा लगा रहे थे कि नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। आप देखिए वो तस्वीर। आप देख रहे हैं के न्यूज।